हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और अब हम लोग बायोलॉजी में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो अब आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज हो गया होगा, कॉन्फिडेंस आ गया होगा। बायो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग का नया चैप्टर है और उस चैप्टर से हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चैप्टर का नाम है जीवोत्पत्ति एवं कोशिका विज्ञान। जीवोत्पत्ति मतलब जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सारे सिद्धांत हम देखेंगे। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवन की उत्पत्ति होने पर जीव जंतु कैसे आए, वनस्पतियाँ कैसे आई, ये सारे चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिका विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। सेल विज्ञान के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था। तो पृथ्वी की उत्पत्ति बताना है कि आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था। आज से लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व, आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व, आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व, आज से लगभग 7.5 अरब वर्ष पूर्व। तो आपको बताना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितना वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसको तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। इसको आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो महाविस्फोट सिद्धांत जो था, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति आज से 15 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट के फलस्वरूप हुआ था और बिग बैंग के लगभग 10.5 अरब वर्ष पूर्व। और आज से मतलब जो बिग बैंग ने सिद्धांत दिया, उन्होंने बताया कि 10.5 अरब वर्ष पश्चात, मतलब उसके बाद जो है, और आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ था। ये बिग बैंग का थ्योरी था। और महाविस्फोट का जो सिद्धांत था, उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है आज से 15 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट के फलस्वरूप हुआ था और जब सौरमंडल का विकास हुआ था, जिसमें ग्रह और उपग्रह आदि का निर्माण भी हुआ था। इस प्रकार जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व एक ज्वलित गैसीय पिंड के रूप में हुआ था और लगभग 0.6 अरब वर्ष से उक्त जो ये सारी जो गैसीय पिंड के रूप में भूपटल का भी निर्माण हो गया। और भूपटल के निर्माण काल को हम आजीवी महाकल्प की संज्ञा भी देते हैं। और भूपटल की जो स्थापना से लेकर आज तक के पृथ्वी के इतिहास को जीवी महाकल्प के रूप में जाना जाता है। और जीवी महाकल्प जो होता है उसको हम आर्कियोजोइक महाकल्प में, या आज से 3.8 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर में जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। आर्कियोजोइक महाकल्प में ही सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई थी। और इसी के परिप्रेक्ष्य में सबसे जो आधुनिक और विस्तृत या सर्वमान्य परिकल्पना जो है वो रूसी जीव वैज्ञानिक या जीव रसायन शास्त्री A.I. ओपैरिन ने 1924 ईस्वी में भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से अपनी पुस्तक द वर्जिन ऑफ लाइफ में प्रस्तुत किया था। और इस परिकल्पना में उन्होंने बताया था कि जो जीवन की उत्पत्ति है वो कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप हुआ था। और सबसे पहले जो पृथ्वी का उद्भव हुआ था वो अंतरिक्ष के एक ज्वलनशील और घूर्णनशील गैसीय पिंड से हुआ था। फिर उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में जो गैसीय अवस्था में बहुत सारे तत्वों के अलावा उन सारे रासायनिक तत्व जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, गंधक है, फास्फोरस है, ये सारे तत्व जो हैं स्वतंत्र परमाणु थे जो जीव द्रव्य का प्रमुख संगठक होते हैं। उसके बाद पृथ्वी ठंडी होती गई और इसमें जो स्वतंत्र परमाणुओं में पारस्परिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप तत्वों के साथ साथ सरल अकार्बनिक यौगिकों का भी निर्माण हुआ। आदि वायुमंडल जो है वर्तमान उपचायक है और उपचायक कह सकते हैं या ऑक्सीकारक कहते हैं, और वायुमंडल के विपरीत अपचायक था। पहले आज के समय में उपचायक है या ऑक्सीकारक है, और जो वायुमंडल के विपरीत जो था पहले अपचायक था, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के परमाणु संख्या में सबसे अधिक और सर्वाधिक क्रियाशील थे। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के सारे परमाणुओं से मिलकर जल बना दिया था और जल जो होते हैं या ऑक्सीजन जो है ये स्वतंत्र परमाणु जो है आदि वायुमंडल में नहीं थे। और जब स्टार्टिंग में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था या वायुमंडल बना था तो उसमें आपका ऑक्सीजन गैसें जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं थी और उसमें आपका हाइड्रोजन जो था वो सब परमाणु जो संख्या जो थी उसकी सबसे अधिक थी और सबसे क्रियाशील थी। और वो सारे जो हैं हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के सारे परमाणु से मिलकर जल बना लेते थे। तो उस टाइम आपका ऑक्सीजन जो था स्वतंत्र परमाणु के रूप में वायुमंडल में नहीं था। और स्थलमंडल इस समय भी बहुत गर्म था, इससे जो है सारा जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में ही रहा और नाइट्रोजन के परमाणुओं में अमोनिया भी बन गया। इसी प्रकार ताप के और कम होने पर अणुओं के जो पारस्परिक आकर्षण और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कार्बनिक यौगिक का भी निर्माण हुआ। कार्बनिक यौगिक में आपका एमिनो एसिड, वसीय अम्ल और प्यूरिन से मीथेन और शुगर, ये सारी चीज़ें जो आप आ जाएंगे। इन सभी जो रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा जो है कॉस्मिक किरणों और अल्ट्रावायलेट
कीड़ों से प्राप्त हुई थी और इन सब कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति संभव हुई थी। और क्योंकि जीवद्रव्य के निर्माण में इन्हीं घटकों की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई थी। और पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है। इसमें महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग का थ्योरी और जीवीय महाकल्प, आजीवी महाकल्प, आर्कियोजोइक महाकल्प, ये सारे चीज़ें जो है आप लोगों ने जान लिए होंगे। और एआई ओपेरिन ने इसकी जो सबसे आधुनिक और विस्तृत और सर्वमान्य जो परिकल्पना दिया था, एआई ओपेरिन ने दिया था। इन्होंने भौतिकवाद और पदार्थवाद के नाम से अपनी पुस्तक द वर्जिन ऑफ लाइफ में प्रस्तुत किया है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो आपको जीवन की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टैनले मिलर ने जीवन की उत्पत्ति संबंधी ओपेरिन की परिकल्पना के सत्यापन हेतु किन पदार्थों के संयोजन से अमीनो अम्ल एवं सरल शर्करा आदि पदार्थ का निर्माण किया था? मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प, अमोनिया, विद्युत ऊर्जा। कोड की सहायता से बताना है 1 2 3 1 3 5 2 4 5 उपर्युक्त सभी। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। मैंने आपको जीवन की उत्पत्ति के संबंध में बता दिया कि सबसे पहले क्या बना, फिर क्या बना, फिर कैसी कौन सी गैसें बने, फिर वायुमंडल जो है आपका उपचायक था, फिर अब अपचायक के रूप में हो गया। उसमें आपका हाइड्रोजन सबसे क्रियाशील था। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से फटाफट क्रिया करके जल बना लेता था और वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में ऑक्सीजन पाया ही नहीं जाता था। इस प्रकार जो है कई प्रकार के कार्बनिक अम्लों का भी निर्माण हुआ, जिसमें अमीनो एसिड, वसीय अम्ल, मीथेन, शुगर, ये सारे हैं। फिर आपके अल्ट्रावायलेट कीड़े, कॉस्मिक कीड़ों का भी निर्माण हुआ और फिर आपका जो जीवद्रव्य के रूप में निर्माण जो है इन्हीं सारे घटकों से हो गया। और जो अमेरिकी वैज्ञानिक स्टैनले मिलर हैं, इन्होंने ओपेरिन की परिकल्पना की कि ऊर्जा की जो उपस्थिति में मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प और अमोनिया के संयोजन से अमीनो अम्ल, सरल शर्करा एवं अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण की भी संभावना 1955 ईस्वी में सिद्ध कर दिया था। उन्होंने एक विशेष वातावरण में अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प के गैसीय मिश्रण में विद्युत धारा प्रवाहित की थी और इस प्रयोग के फलस्वरूप एक गहरा लाल रंग का तरल पदार्थ मिला था। उसके विश्लेषण के फलस्वरूप यह निष्कर्ष निकला कि अमीनो अम्ल और सरल शर्करा कार्बनिक अम्ल तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है। और ओपेरिन के अनुसार उन्होंने बताया कि जो कार्बनिक यौगिकों की इकाई होती है वो पारस्परिक संयोजन से जटिल कार्बनिक यौगिकों के बहुलक बनाए और इस प्रकार जो शर्कराओं के अणुओं से मंड, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज आदि पॉलीसेकेराइड और वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल के अणुओं से वसाओं का निर्माण हुआ। और इसमें प्रोटीन न्यूक्लिक अम्लों की प्रतिक्रिया से न्यूक्लियोप्रोटीन बनी, जिससे स्वतः या स्वद्विगुणन की क्षमता हुई और न्यूक्लियोप्रोटीन के जो कणों के बनने के बाद झिल्ली युक्त कोशारूपी आदि जीव का निर्माण हुआ। और वह आदि जीव आजकल के नीले हरे शैवालों जैसी है। इनके जो द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया से वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन मुक्त हुआ था और ऑक्सीजन में आदि वायुमंडल की मीथेन, अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और जल में विघटित किया गया। इसके बाद जो वायुमंडल का संयोजन था वही हो गया जो आजकल वायुमंडल में उपस्थित है। और सभी ऑक्सीजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव ही करते हैं और ऑक्सीजन ने पूरे वातावरण को अपचायक से ऑक्सीकारक बना दिया और इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण ही ऑक्सीजन क्रांति भी कहा जाता है। और इस प्रकार जो जीवन का उद्भव है वो जटिल रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ। इसीलिए यह परिकल्पना जो है जीवन का रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको आगे समझ में आ गया होगा कि स्टैनले मिलर ने जीवन की उत्पत्ति संबंधी जो ओपेरिन परिकल्पना दी थी उसको सत्यापन किस प्रकार किया और किन किन पदार्थों, किन किन तत्वों की संयोग से कौन सी गैसें बनी, क्या बना। तो ये आपका इसमें कौन सा है, देखिए आपका मीथेन भी है, हाइड्रोजन भी है, जलवाष्प भी है, अमोनिया, विद्युत ऊर्जा, ये सारे जो तत्व हैं सब आपका इसमें सही हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विज्ञानी को विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान तीनों का जनक माना जाता है? ट्रेविनेरस, लैमार्क, अरस्तु, बीजमान। तो आपको बताना है कि किस विज्ञानी को या किस वैज्ञानिक को तीनों जगत का विज्ञान कहा जाता है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जब वीडियो शुरू किया था क्लास तभी मैंने आपको बता दिया था कि जीव विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक और सभी विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, अरस्तु। अरस्तु को जो ही हम जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं और जंतु विज्ञान का भी जनक कहते हैं और विज्ञान के भी जनक यही हैं। और इन्होंने जो है इनकी जो अरस्तु की जो पुस्तक है वो हिस्टोरिया एनामेलियम है। इसमें इन्होंने लगभग 500 जंतुओं की रचना की, स्वभाव, वर्गीकरण और जनन आदि का वर्णन किया है और इन्हें जंतु विज्ञान का जनक की उपमा भी दी जाती है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर
थर्ड जो है राइट हो जाएगा अरस्तु। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है? जीव विज्ञान, शैवाल विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, कोशिका विज्ञान। तो चलिए बता दीजिए कौन सा होगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। और जीवधारी में आपके जीव, जंतु, वनस्पति ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और यदि आपका जंतु विज्ञान कहता तब उसमें केवल जंतु और मानव आते, लेकिन जीवधारी कह दे रहा तो जीवधारी में आपका वनस्पतियाँ भी आ जाएंगी और आपके जीव जंतु भी आ जाएंगे। तो आपका जीव विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान की जो शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन करते हैं वो जीव विज्ञान कहलाता है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से हुई है? बैटरी नहीं है यहाँ पे, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति यहाँ पे बॉटनी हो जाएगा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से हुई है? बॉस स्किन, उपापचय, मीजल्स, उपर्युक्त सभी। तो चलिए बता दीजिए, इसमें बॉस्किन है, उपापचय, मीजल्स है, उपर्युक्त सभी है। तो चलिए बता दीजिए कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो आपका लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में किया था। और जीव विज्ञान शब्द जो है ये दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, जिसे बायोस, जिसे हम जीवन होता है, लोगोस मतलब ये स्टडी या अध्ययन होता है। आपका जो बायोलॉजी है ये दो शब्दों से बना है, बायोस, एक मिनट, बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। आपका बायोस है जिसे हम लाइफ भी कह सकते हैं, लाइफ जिसे जीवन कहते हैं। और आपका लोगोस है इसको हम स्टडी कहते हैं। स्टडी मतलब अध्ययन, ये आपका अध्ययन। तो आपका जो बायोलॉजी है दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ अथवा जीवन और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी अर्थात अध्ययन। तो आपका ये दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ है बायोलॉजी। और इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो आपके लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। और अध्ययन की जो सुविधा के लिए विज्ञान को दो प्रमुख शाखाओं में विभक्त किया गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। और बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीन भाषा के बॉस्किन शब्द से हुई है। बॉस्किन शब्द से हुई है, बॉस्किन शब्द से हुई है आपकी बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। और बॉस्किन का अर्थ होता है चरना, चरना होता है। और थियोफ्रास्टस जो है ये 500 प्रकार के पौधों का जो है वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में किया है। और इन्हें जो है वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और अरस्तु ने अपनी पुस्तक जंतु इतिहास जो है हिस्टोरिया एनिमेलियम जो है इसमें 500 जंतुओं की रचना की है और स्वभाव, वर्गीकरण और जनन आदि के आधार पर वर्णन भी किया है। और इन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी जो है अरस्तु को कहा जाता है और फादर ऑफ बॉटनी जो है इसको थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। तो आपका जो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के बॉस्किन शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है चरना। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? अरस्तु, थियोफ्रास्टस, लैमार्क, डार्विन। तो अभी मैंने आपको इसका डिटेल बता दिया, तो जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक जो है वो आपके थियोफ्रास्टस हैं। थियोफ्रास्टस है, इन्होंने 500 प्रकार के पौधों का जो है वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, थियोफ्रास्टस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, जीवद्रव्य है, गाल्जिका है, ऊतक है। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो जीवधारी जो होते हैं, जीवधारी के कुछ गुण होते हैं, जीवधारी होते हैं। यदि हम किसी जीवधारी का जो रासायनिक विश्लेषण करते हैं तो पाएंगे कि वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आदि तत्वों से मिलकर बना होता है और जो निर्जीव जगत में पाए जाते हैं। परंतु केवल इन तत्वों के मिश्रण से ही कोई जीवधारी नहीं बन सकता है। वास्तव में जो सभी सजीवों में कुछ ऐसे विशिष्ट गुण होते हैं जो निर्जीवों में नहीं होते हैं। और किसी भी वस्तु को जिसमें कुछ विशिष्ट जैविक क्रियाएं जैसे वृद्धि, प्रचलन, श्वसन, पोषण, प्रजनन इत्यादि जो हो रही होती है ये सारे सजीव के अंतर्गत आते हैं। और इन जैविक क्रियाओं के आधार पर जो जीवों को निर्जीव से अलग कर पाना जो है संभव हो पाया था। और सजीव के जो कुछ लक्षण होते हैं जैसे कोशिकीय संगठन होता है, जीवद्रव्य होता है, आकृतियों आकार होता है, उपापचय होता है, श्वसन होता है, प्रजनन होता है, पोषण होता है, अनुकूलन होता है, संवेदनशील होता है, उत्सर्जन होता है, जीवन चक्र होता है। ये सारे आपके सजीव के लक्षण होते हैं। और सजीव जो होते हैं जो निर्जीव में इन सारे लक्षणों का अभाव होता है। तो आपका जो कोशिकीय संगठन होता है, जिस प्रकार
हमारे जिस प्रकार जो मकान बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार जो प्रत्येक जीव होते हैं, उन जीव या जंतु जो भी होते हैं, उनमें एक या अनेक को छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और कोशिकाएं जो होती हैं शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। जैसे मकान बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, ऐसे शरीर को बनाने के लिए कोशिका की आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रत्येक कोशिका में जैव पदार्थ होता है। सेकंड है यह सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला अवास्तविक जीवित पदार्थ है। तीसरा है जीव द्रव्य की रचना कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अकार्बनिक लवणों से होती है। उपरोक्त कथनों में कौन से सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। तो चलिए बता दीजिए। अभी मैंने बताया कि जीवधारियों के क्या गुण हैं, जो सजीव होते हैं उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है इसमें, कौन से गुण आपके सही हैं। तो कोशिका संगठन में मैंने बताया कि जिस प्रकार मकान बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी जीव की संरचना बनाने के लिए छोटी छोटी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। और जीव द्रव्य जो होता है, इसमें प्रत्येक कोशिका में जैव पदार्थ होता है और जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। तो आपका पहला जो है सही हो जाएगा। प्रत्येक कोशिका में जैव पदार्थ पाए जाते हैं जिसे जीव द्रव्य कहते हैं, ये सही हो गया। और यह जो है सभी जीवधारी में पाए जाने वाला वास्तविक जीवित पदार्थ होता है। यह सभी जीवधारी में पाए जाने वाला, ये देखिए अवास्तविक दे रहा है, ये गलत हो गया। वास्तविक जीवित पदार्थ होता है। और यह सभी जीवों की जो है भौतिक आधारशिला होती है और इन्हें हम जैविक क्रियाओं का केंद्र भी कहते हैं। और यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, लसलसा और जल युक्त पदार्थ होता है। इनकी रचना जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अकार्बनिक लवणों से होती है। तो आपका इसमें ऑप्शन सेकंड, थर्ड भी राइट है। और आपके जूलियस हक्सले के अनुसार जो है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये वैज्ञानिक हैं जूलियस हक्सले जो है, इन्होंने बताया कि जीव द्रव्य जो है जीवन का आधार है, जीवन का भौतिक आधार है। किसी भी व्यक्ति में या जंतु में अगर जीव द्रव्य नहीं होगा तो उसका जीना मुश्किल है, वो जीवित नहीं रह सकता। जीव द्रव्य भी उनके जो भौतिक आधार है वही उनको जीने के लिए प्रेरित करता है। ओके, तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा, पहला और तीसरा जो है राइट हो गया। तो कौन सा कोड सही है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, पहला और तीसरा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजीव की कोशिकाओं में होने वाली संपूर्ण जैव रासायनिक क्रियाओं को कहते हैं। सजीव की कोशिका में जो होने वाले संपूर्ण जैव रासायनिक क्रियाएं हैं उनको क्या कहते हैं? उपापचय, उत्सर्जन, प्रजनन, अपचयन। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। जल्दी से आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। तो देख लेते हैं कि सजीव की कोशिकाओं में होने वाला जो संपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया होती हैं उनको क्या कहते हैं। तो ये सारे सजीव के लक्षण ही हैं। मैंने जो बताया आपको कि कोशिकीय संगठन है, आपका जीव द्रव्य है, आकृति और आकार है, उपापचय है, श्वसन है, ये सारे सजीव के लक्षण हैं। तो आपका जो इसमें सजीव की लक्षण पूछ रहा है कि जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या कहते हैं, तो सजीवों की कोशिकाओं में जो होने वाले संपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया जो होती हैं उसको हम उपापचय कहते हैं। और यह क्रिया जो होती है दो रूपों में संपन्न होती है। प्रथम को है अपचय कहते हैं। प्रथम जो होता है आपका अपचय होता है और दूसरा जो है आपका प्रथम अपचय होता है जिसे हम विनाशात्मक कहते हैं। और इसके अंतर्गत अपचय के अंतर्गत आपका श्वसन और उत्सर्जन आ जाएगा। और दूसरा जो होता है वो उपचय होता है। पहला अपचय और दूसरा उपचय होता है। अपचय जो होता है उसके अंतर्गत आपका विनाशात्मक क्रिया आती है। विनाशात्मक क्रिया में जिसमें आपका श्वसन होगा, उत्सर्जन होगा, जिसमें हम वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं वो आपका उत्सर्जन में हो जाएगा। उत्सर्जन होता है जिसमें सभी जीवधारी द्वारा शरीर में उपस्थित जो हानिकारक पदार्थ होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिक अम्ल आदि बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो आपका उत्सर्जन होता है। ये आपका केवल सजीवों में होता है। तो आपका जो विनाशात्मक में आपका श्वसन और सांस के द्वारा भी हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो ये दोनों आपके विनाशात्मक में आ जाएंगे। तो ये आपका अपचय क्रिया के अंतर्गत आएगा। और उपचय क्रिया के अंतर्गत जो आएगा वो आपका रचनात्मक प्रक्रिया होती है, उसे हम उपचय की संज्ञा देते हैं। और इसीलिए जो है इसमें आपका उपचय क्रिया में आपका पोषण आ जाएगा, जो हमारे शरीर को बनाने के लिए हमारे शरीर के निर्माण के लिए जो आवश्यक होता है पोषक तत्व होते हैं, पोषण होते हैं। और इसीलिए जो सजीव कोशिकाएं होती हैं इन्हें लघु रासायनिक उद्योगशाला की उपमा भी दी गई है। तो आपका इसमें जो सजीव की कोशिकाओं में होने वाली संपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया हैं उनको हम उपापचय कहते हैं। उपापचय जो है दो रूपों में होता है, अपचय, उपचय। अपचय के अंतर्गत श्वसन और उत्सर्जन आएगा और उपचय के अंतर्गत आपका पोषण आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से किन कोशिकाओं को लघु रासायनिक उद्योगशालाओं की उपमा प्रदान की गई है? सजीव कोशिका, निर्जीव कोशिका, लसिका कोशिका, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आप कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से बताइए। आप लोग डिटेल अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। तो आपका जो इनमें से सजीव कोशिकाएँ हैं उन्हें हम लघु रासायनिक उद्योगशालाओं की उपमा दी गई है। सजीव कोशिकाओं को लघु रासायनिक उद्योगशालाओं की उपमा दी गई है। और ये जो होता है सजीव की कोशिकाएं जो होती है उसमें होने वाली संपूर्ण क्रियाएं जो हैं जैव रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। ये दो रूपों में होता है। प्रथम को अपचय जो विनाशात्मक होती हैं जैसे श्वसन और उत्सर्जन। दूसरी रचनात्मक प्रक्रिया है जिसे हम उपचय कहते हैं और यह जो होता है इसमें पोषण होता है। इसीलिए हम सजीव कोशिका को लघु रासायनिक उद्योगशालाओं की उपमा भी देते हैं। तो आपका पहला जो है ऑप्शन जो है सजीव कोशिका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होता है? संपूर्ण जैविक प्रक्रिया जो होती है उसमें संचालन के लिए जो ऊर्जा होती है या ईंधन होता है वो हमारे कोशिका में किस रूप में उपस्थित होता है? एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो श्वसन क्रिया जो होता है, रेस्पिरेशन जो होता है, उसमें जीवधारियों का जो मुख्य लक्षण जो होता है ये श्वसन होता है। और इस क्रिया में जीव जो होते हैं वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और श्वसन के दौरान वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का भी विघटन होता रहता है और जिससे विघटन होता है तो हमको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। और यह ऊर्जा जो होती है एटीपी के रूप में निकलती है जो संपूर्ण जैविक क्रियाओं को चलाती है। तो आपका इसमें कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। एटीपी के रूप में होती है। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट और एडीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। डी से ड्राई हो जाएगा, टी से ट्राई हो जाएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से जीवन अवधि का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सा है जो जीवन अवधि के संबंध में कोई युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब कौन सा जानवर या कौन से पौधे कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं ये बताना है। तो इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए जीवन चक्र के हिसाब से बता देते हैं। पहला ऑप्शन है कछुआ 200 से 300 वर्ष। सेकंड है पीपल वृक्ष 200 वर्ष। साइकस 500 से 1000 वर्ष। सिकोया है 200 से 500 वर्ष। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो जीवन चक्र जैसे सभी जीवधारियाँ जो होती हैं वो अत्यंत सूक्ष्म भ्रूण के रूप में जीवन प्रारंभ करते हैं और पोषण और वृद्धि तथा संतान उत्पत्ति के बाद नष्ट हो जाते हैं और संतान वृद्धि कर पुनः इसी जीवन मरण के चक्र को पूरा करते रहते हैं। मतलब जैसे कोई एक जीव है वो भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद वो जब बड़ा होता है तो उसका विकास होता है, वो एक परिपक्व अवस्था में होता है, फिर उसका समाप्त हो जाता है, उसके भी बच्चे आते हैं, वो भी फिर यही प्रक्रिया करते हैं। तो ये जीवन चक्र चलता रहता है कि मतलब भ्रूण से जन्म का लेना, फिर उसको मृत्यु हो जाना, फिर दोबारा जन्म लेना, ये सारे जो हैं जीवन चक्र के रूप में होते रहते हैं। तो जो कछुआ होता है, कछुआ का जीवन अवधि कितना होता है? तो कछुआ का जीवन अवधि 200 से 300 वर्ष होता है, ये आपका सही है। पीपल वृक्ष होता है, इसका भी जीवन अवधि जो होता है वो 200 वर्ष का होता है। साइकस पौधा जो होता है वो भी आपका 500 से 1000 वर्ष तक जीवित रहता है। और आपका सिकोया जो है ये आपका 200 से 500 वर्ष तक जीवित नहीं रहता बल्कि 800 से 1500 वर्ष तक ये जीवित रहता है। 800 से 1500 वर्ष तक जीवित रहता है। देख लीजिए इन लोग का जीवन काल कितना लंबा है। कछुआ है 200 से 300 वर्ष तक जीवित रहता है और ये यदि एक पीपल वृक्ष जो होता है वो 200 वर्षों तक जीवित रह सकता है। और साइकस वृक्ष 500 से 1000 वर्ष और आपका सिकोया जो है वो 800 से 1500 वर्ष तक जीवित रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवोत्पत्ति का सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपको बताना है कि जीवों से जीवों की उत्पत्ति जो होती है ये सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? फ्रांसेस्को रेड्डी, स्टीफन हेल्स, माइकल वॉन वेयर। तो चलिए आंसर दे दीजिए क्या हो सकता है। ये जीवों से जीवों की उत्पत्ति किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो चलिए देख लेते हैं। वैज्ञानिक जैसे कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जो जीव पदार्थ की उत्पत्ति होती है वो निर्जीव पदार्थ के संगठन से क्रमिक विकास से हुई है और इसे हम रासायनिक उद्विकास के लिए आवश्यक वातावरणीय दशाएं जो है पृथ्वी पर अब नहीं है। और अरबों साल पहले आदि पृथ्वी पर इस तरह की दशाएं पाई जाती थी जिसमें हम निर्जीव वस्तुओं से जीवों की उत्पत्ति हो जाती थी। और वर्तमान दशा में जो है ये पृथ्वी पर नए जीवों की जो उत्पत्ति होती है केवल पहले से विद्यमान जीवों से ही हो सकती है। और वर्तमान में विषाणु को हम चाहे सूक्ष्मतम जीव माने या ना माने,
इनकी उत्पत्ति भी पहले से विद्यमान विषाणुओं से ही हो सकती है। और 17वीं शताब्दी के इटली के वैज्ञानिक फ्रांसेस्को रेड्डी ने प्रयोग के आधार पर बताया कि जीव की जो उत्पत्ति होती है वो जीव से ही संभव है, निर्जीव वस्तुओं से नहीं होती है। तो ये आपका सिद्धांत जो है ये आप फ्रांसिस्को रेड्डी का है। इन्होंने पहले बताया कि जो जीव पदार्थ हैं ये उत्पत्ति जो होती थी पहले निर्जीव पदार्थों से भी हो सकती थी जीवों की उत्पत्ति। और रासायनिक विकास के लिए इन्होंने बताया था कि पहले पृथ्वी पर जो होती थी जो दशाएं पाई जाती थी जिससे निर्जीव वस्तुओं से भी नए जीव की उत्पत्ति हो जाती थी, वैसी दशाएं अब वर्तमान में पृथ्वी पर नहीं पाई जाती हैं। वर्तमान में जो दशाएं हैं वो किसी जीव के द्वारा ही जीव की उत्पत्ति होगी, निर्जीव वस्तुओं से नहीं होगी। और ये जो इसकी जो पुष्टि किए थे वो आपके फ्रांसिस्को रेड्डी ने किया था। इन्होंने ही बताया कि जीव की उत्पत्ति जीव के द्वारा ही होगी, किसी निर्जीव वस्तुओं से नहीं होगी। निर्जीव वस्तुएं मतलब जिसमें जान नहीं होती हैं, जो प्रजनन नहीं कर सकता, जिसमें कोशिकीय संगठन नहीं होता, जीव द्रव नहीं होता, उन सब से नए जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका मत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? स्लाइडेन, स्वान, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो कोशिका मत जो है उसका सिद्धांत किसने दिया आपको ये बताना है। तो कोशिका मत सेल थ्योरी क्या है, यह सिद्धांत जो है ये स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। और इन्होंने बताया कि जो सारे जीव हैं जिसमें जंतु, पादप, जीवाणु या बैक्टीरिया हैं, सभी जीव या सारे जीव जो है शरीर जो होता है एक या अधिक कोशिकाओं या उनसे उत्पादित पदार्थों का बना होता है। और नई कोशिकाएं केवल पहले से विद्यमान कोशिकाओं के विभाजन से बन सकती हैं। और समस्त कोशिकाओं की जो भौतिक संरचना होती है, रासायनिक संगठन, उपापचय में एक मूल समानता होती है। और किसी भी बहुकोशिकीय जीव का जो जीवन होता है इसके शरीर के समस्त कोशिकाओं की क्रियाओं का योग होता है। तो ये आपका कोशिका मत का कोशिका सिद्धांत था। और ये सिद्धांत जो है आपके स्लाइडेन और स्वान दोनों ने मिलकर दिया था। तो आपको आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनन द्रव्य प्रवाह मत निम्न में से किसने दिया था? जनन द्रव्य प्रवाह मत निम्न में से किसने दिया था? फ्रांसिस्को रेड्डी, अगस्त बीजमान, क्लाडी वार्नॉड, वाल्टर बी केनन। तो चलिए बता दीजिए जनन द्रव्य प्रवाह किसने दिया था? तो आपका एक जीन मत है जिसे जीन थ्योरी भी कहते हैं। इसमें था कि पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो संतानों में कैसे आते हैं। और इसके लिए जो चार्ल्स डार्विन ने उन्होंने अपना सर्वजनन मत में कहा कि माता पिता के शरीर का जो प्रत्येक भाग होता है अपने अति सूक्ष्म नमूने या प्रतिरूप बनाता है जो अंडाणुओं या शुक्राणुओं में समाविष्ट होकर संतानों में चले जाते हैं। और ये जो आपका अगस्त बीजमान है इन्होंने 1886 में अपने जनन द्रव्य प्रवाह के मत में कहा कि जो अंडे से नए जीव शरीर के भ्रूणीय प्रवर्धन के दौरान ही और प्रारंभ में ही जनन द्रव्य और देह गुहा में पृथक हो जाते हैं। और यही जनन द्रव्य जो है संतानों में प्रदर्शित होने वाले लक्षणों को जनकों में ले जाता है। और अब इस पर हम इसको स्पष्ट रूप से जान गए हैं कि जो जनन द्रव्य होता है वो कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्र के DNA अणुओं के रूप में होता है। तो और जो है इसमें इनका कहना था कि जो चार्ल्स डार्विन बोलते थे कि जो हमारे माता पिता होते हैं उनके जो अंडाणु और शुक्राणु होते हैं इन दोनों के मिलने से संतान की उत्पत्ति होती है, ये आपके चार्ल्स डार्विन कहते थे। और आपके जो अगस्त बीजमान हैं उन्होंने जो जनन द्रव्य प्रवाह बताया, उन्होंने कहा कि जो अंडे से नए शरीर का निर्माण होता है तो ये भ्रूण बनने के दौरान ही अलग हो जाते हैं, जनन द्रव्य अलग हो जाते हैं और देह जो सोमेटोप्लाज्म होता है ये अलग हो जाते हैं। और यही जो है जनन द्रव्य संतानों में प्रदर्शित होने के लक्षण होते हैं, जो उनके लक्षण माता पिता के लक्षण जो बच्चों में जाते हैं इन्हीं का कारण होता है। और ये जो है आपके अणुओं के सूक्ष्म कण जिसे जीन्स कहते हैं और आनुवांशिक लक्षणों को जो जनकों से संतानों में ले जाना होता है ये आपका जीन्स होता है। जीन्स में ही किंचित परिवर्तनों से संचित होते रहने से समान पूर्वजों में नई नई जीव जातियों का विकास होता है। जीन्स के माध्यम से ही हमारे जो गुण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो उनके बच्चों में जाते हैं। और इनमें 2 वैज्ञानिक ने अपना मत दिया था। चार्ल्स डार्विन ने बताया कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये आपके लक्षण जो है जाते रहते हैं। पहले आपके जो माता पिता के लक्षण हैं वो आपके पुत्र में जाएंगे, आपके पुत्री में जाएंगे, फिर उसके बाद वो अगली पीढ़ी जो आएगी उनमें संतानों में जाएंगे। और ये लगातार चलता रहता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। और ये जो होते हैं बहुत छोटे नमूने या प्रतिरूप के रूप में या मॉडल के रूप में रहते हैं। और ये अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं ये जो जब 2 अंडाणु और शुक्राणु जब दोनों मिलते हैं तो नए संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन अगस्त बीजमान ने बोला कि जो जनन द्रव्य प्रवाह है, जो अंडे से नए जीव की जो उत्पत्ति होती है, जब भ्रूण बनता है या भ्रूण जब परिवर्धन होता है उसी दौरान ही ये जो जनन द्रव्य अलग हो जाते हैं और देह द्रव्य जो होते हैं ये अलग हो जाते हैं। और जिससे जो है लक्षणों में उनके जो लक्षण होते हैं वो अलग अलग
आपके जनकों में पहुंच जाते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। अगस्त बीजमान ने ही जनन द्रव्य प्रवाह मत का सिद्धांत दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक जीव कोशिका में हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? उपापचय, अपचायक, श्वसन, अनुकूलन। आपको बताना है कि जो प्रत्येक जीव हैं, जीव कोशिका में हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं और इनको रासायनिक रूप से क्या कहते हैं? तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो प्रत्येक जीव कोशिका में प्रतिपल, प्रतिपल मतलब एक पल में, एक पल या एक मिनट, एक सेकंड जो भी कर सकते हैं, एक सेकंड में हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। ये सारे जीव कोशिका में, सारे सजीव में होते हैं और इन्हें हम सामूहिक रूप से जो होते हैं कोशिका का उपापचय कहते हैं। उपापचय मेटाबॉलिज्म कहते हैं और प्रत्येक अभिक्रिया एक विशेष कार्बनिक उत्प्रेरक की मध्यस्थता की तरह जो है कारण सक्रिय होकर पूरी होती रहती है। ये आपका एंजाइम मत था, एंजाइम मत या एंजाइम थ्योरी था कि जिसमें प्रत्येक जीव कोशिका है प्रतिपल में ही हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं कर लेते हैं और इन्हें सामूहिक रूप से कोशिका का उपापचय कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। प्रत्येक जीव कोशिका में जो प्रतिपल हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम सामूहिक रूप से उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म क्रिया कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जीन, एक एंजाइम, एक उपापचयी अभिक्रिया की परिकल्पना निम्न में से किसने दिया था? जॉर्ज बीटल, एडवर्ड टैटम, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बता दीजिए एक जीन, एक एंजाइम, एक उपापचयी अभिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका जॉर्ज बीटल और एडवर्ड टैटम ने, इन्होंने 1945 ईस्वी में यह परिकल्पना दिया था कि एक जीन, एक एंजाइम, एक उपापचयी अभिक्रिया होती है और इनके अनुसार इन्होंने बताया कि जो जीन के प्रत्येक संरचनात्मक और क्रियात्मक लक्षण जो होते हैं ये जीनी नियंत्रण होता है, क्योंकि प्रत्येक उपापचयी अभिक्रिया जो होती है एक विकर या एक एंजाइम द्वारा होता है और प्रत्येक एंजाइम का जो संश्लेषण होता है एक जीन विशेष के द्वारा नियंत्रित होता है। तो एक जीन, एक एंजाइम और एक उपापचयी अभिक्रिया जो है ये आपका जॉर्ज बीटल और एडवर्ड टैटम दोनों ने मिलकर दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? आपको बताएं इनमें से कौन से कथन हैं जो सही हैं। पहला है, किसी भी बहुकोशिकीय जीव शरीर की समस्त कोशिकाएं जाइगोट नामक एक ही कोशिका से प्रारंभ होती हैं। सेकंड है, बीटल और टैटम के अनुसार एक शरीर की सारी कोशिकाएं रचना और क्रिया में समान होनी चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। थर्ड है, एक और दो, दोनों। फोर्थ है, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। तो किसी भी बहुकोशिकीय जीव शरीर की समस्त कोशिकाएं जो होती हैं ये युग्मनज अर्थात जाइगोट नामक एक ही कोशिका से प्रारंभ होकर बारंबार के समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप बनती हैं और इन सब में जीन समूह बिल्कुल समान होते हैं। और बीटल और टैटम ने जो है ये उपरोक्त परिकल्पना जो दिए थे उनके अनुसार उन्होंने बताया था कि एक शरीर की जो सारी कोशिकाएं रचना और क्रिया में समान होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। आँख, नाक, यकृत, वृक्क, हड्डी, त्वचा, कान आदि शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं ये प्रत्येक अंग के विविध भाग जैसे रचना कारिकी में भी बहुत ही असमान कोशिकाओं के बने होते हैं और एक ही जीव शरीर की सारी कोशिकाओं के समान जीन समूह होते हुए भी इनके बीच परस्पर जो है काफ़ी विभेदीकरण या काफ़ी विभेद पाया जाता है और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में जीन समूह के कुछ अंश भी सक्रिय होते हैं और शेष अंगों को निष्क्रिय कर दिया जाता है। तो ये आपका विभेदी जीन क्रियाशीलता था। तो आपका इसमें पहला जो है ये भी राइट हो गया। किसी बहुकोशिकीय जीव की जो जीव शरीर की समस्त कोशिकाएं होती है जैगोट नामक एक ही कोशिका से प्रारंभ होकर आपके समसूत्री विभाजन तक जाती रहती हैं, बनती रहती हैं। और बीटल और टैटम के अनुसार उन्होंने बताया था कि जो हमारे एक शरीर की सारी कोशिकाएं हैं वो रचना और क्रिया में समान होती हैं। हमारे शरीर की सभी रचनाएं, कोशिका मतलब जो हाथ है तो सभी व्यक्ति में हाथ होगा, सभी व्यक्ति में कान होगा, सभी मनुष्य में आँख होगा, नाक होगा, जो भी होगा सारे व्यक्ति में समान होंगे, लेकिन उनकी क्रिया जो होती है भिन्न भिन्न होती है और वास्तव में ऐसा नहीं होता है। मतलब इन्होंने बोला था कि रचना और क्रिया में समान होंगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। रचना भी उनका देखिए सारे व्यक्तियों में समान नहीं होता। किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है, किसी में आँखों की संरचना अलग होती है और किसी व्यक्ति में अलग होती है, बाल का कलर कुछ अलग होता है, इस टाइप से देखिए, और उनके क्रिया भी अलग अलग होते हैं। तो यही इन्होंने कहा था कि बीटल और टैटम के अनुसार एक शरीर की सारी कोशिकाएँ रचना और क्रिया में समान होती हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। तो आपका दोनों का दोनों जो है राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समस्थैतिकता जिसे हम होम्योस्टेसिस भी कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी? समस्थैतिकता की खोज किसने की थी? क्लॉडी बर्नार्ड, बीटल टैटम, कैरोलस लिनियस, माइकेली। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा।
तो सफल जीवन के लिए जीवों में अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होकर इन्हीं के अनुसार अपने शरीर की कार्यकी या उपापचय में आवश्यक परिवर्तन करके शरीर एवं अंतः वातावरण की जो अखंडता बनाए रखने की अभूतपूर्व क्षमता होती है, ये आपका समस्थैतिकता होता है। और इनकी खोज जो होती है था वो क्लॉडी बर्नार्ड ने 1865 में किया था। क्लॉडी बर्नार्ड में 1865 ईस्वी में किया था, 1865 ईस्वी में किया था। और अंतः वातावरण की जो अखंडता बनाए रखने की क्षमता को वाल्टर बी कैनन ने 1932 में किया था। वाल्टर बी कैनन ने 1932 में किया था। में स्थापन या समस्थैतिकता या होम्योस्टेटिस की संज्ञा से प्रदान किया गया था। तो आपका जो समस्थैतिकता या होम्योस्टेटिस की जो खोज है वो क्लॉडी बर्नार्ड ने किया था। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपको बताना है जो जीवधारियों का वर्गीकरण हुआ था उनका वैज्ञानिक आधार इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने दिए थे? जॉन रे, कैरोलस लिनियस, टैटम, उपर्युक्त सभी। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज होने वाले हैं, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो जीवधारियों का जो वर्गीकरण है, मैंने आपको बताया था कि जीवधारी का जो वर्गीकरण है उसमें जो वैज्ञानिक आधार थे वो जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने प्रदान किया था। लेकिन जो जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण है उसका योगदान आपके स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस को जाता है। और लिनियस ने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, क्लासेस प्लांटेरम और फिलोसोफिया बॉटेनिका में जीवधारियों के वर्गीकरण पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। और इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में बांटा है, पादप जगत और जंतु जगत में बांटा है। इसमें जो प्रणाली की वर्गीकरण की जो प्रणाली हुई थी उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की भी नींव पड़ी थी। इसीलिए कैरोलस लिनियस को वर्गी का पिता भी कहा जाता है। तो आपके जो वैज्ञानिक आधार था जो स्टार्ट किए थे वो आपके जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने किए थे, और जो आधुनिक मत दिए थे वो आपके कैरोलस लिनियस ने दिए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग बहुत ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त किए होंगे, और आप लोग काफ़ी कुछ क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस हो गया होगा और डिटेल से आप लोग को काफ़ी कुछ नॉलेज भी हो गया होगा। और जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और आप लोग डिटेल को बहुत केयरफुली तरीके से सुना करें क्योंकि डिटेल में भी काफ़ी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। तो आप लोग वीडियो को बार बार रिवीजन ज़रूर किया करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।